हफ्ते भर की तेज बारिश के बाद आज बादलों के कतरे नीले आकाश में तैरने लगे थे। हल्की सुनहरी धूप से छत नहा उठी थी। रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए थे और बारिश के पानी से नाले लबालब भर गए थे। वातावरण में नमी इस कदर थी कि गीले कपड़े सूखने का नाम न लेते। कमरों के भीतर तक नमी बैठ गई थी। सीलन की अजीब सी गंध बेचैन कर रही थी। ऐसी गंध मुझे नापसंद थी। उपयुक्त वक्त जानकर मैंने ढेर सारे कपड़े छत पर फैला दिए। पहाड़ी से लेकर समूचा कस्बा चांदी सी चमकदार धूप से नहा उठा था। पेड़ पौधों पर कुदरती हरा रंग चढ़ चुका था। मुझे पता नहीं है कि कब हमारे पूर्वज यहाँ आकर बस गए। पर्वतों की तलहटी में बसा यह कस्बा लाजवाब है। कस्बे से सटकर नदी बहती है। दूसरी तरफ हरे भरे जंगल बरबस नजरें खींच लेते हैं। मेरा बचपन इसी कस्बे में बीता। शादी के बाद अपने पति महेश के साथ अलग घर में रहने लगी। कुछ ही दूरी पर मेरा मायका है। माँ बाप भाई बहन सभी हैं। अब हम 3 लोग ही हैं। हम दोनों और हमारा 5 साल का बेटा आशीष। पड़ोसी मुझे मीनू के नाम से जानते हैं। मैंने इत्मीनान से सांस ली, फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई। ठीक सामने खंडहर की ओर देखा तो एक अजीब सी सिहरन तन में कौंध गई। खंडहर के मलबे से झांकते मटमैले पत्थरों से मुझे सहानुभूति सी होने लगी। पत्थर खालिश पत्थर ही नहीं थे, बल्कि मूक दुष्टा और राजदार थे, एक दर्द भरी कहानी के। मैं जिसकी धुरी में प्रत्यक्ष मात्र बनकर रह गई थी। मेरी आंखों के आगे वह कहानी बादल के टुकड़ों की तरह फैलती चली गई। खंडहर में कभी 2 मंजिला मकान हुआ करता था। पत्थरों का मकान था, लेकिन इसमें बाहर से सीमेंट की मोटी तह चढ़ी थी। मकान की सीढ़ियां रोड से सटी थी और उसका प्लास्टर कई जगहों से गायब था। पत्थरों से रेत तक भुरभुरा कर उतर गई थी। दीवार के पत्थर बिना मसूड़े के भद्दे दांतों जैसे दिखाई देते थे। ऐसा लगता था कि मकान अब गिरा कि तब गिरा। इसकी अघोषित मालकिन मालती जीवट की थी। वह सुबह सवेरे अपने दैनिक काम निपटाकर लकड़ी के तख्तों वाले छज्जे पर बैठ जाती। वहीं से आने जाने वालों पर अपनी नज़र गड़ाए रखती। इधर मैं थी और सड़क के उस पार मालती। दोनों घरों के बीच में यदि कोई था तो वह थी 20 फुट चौड़ी पक्की सड़क। लोग कहा करते थे कि भरी जवानी में वह बहुत ही सुंदर थी। गोरी चिट्टी, सेब जैसे लाल लाल गाल, मोटी मोटी आंखें और कमर तक झूलते हुए बाल और मदमस्त करने वाली चाल। मालती को देखकर मनचलों के होश फाख्ता हो जाते। दिन भर तितली बनी फिरती थी वह। तभी तो नदी पार गांव के चंदन की आंखें जो उस पर अटकी शादी के बाद ही हटी। चंदन था तो हट्टा कट्टा, लेकिन एक रोड हादसे में मालती को भरपूर जवानी में अकेला छोड़ गया। उसकी बसी बसाई दुनिया में भूकंप आ गया। छोटा बच्चा गोद में था। पेट की आग से व्याकुल हो गई थी मालती। कमाई का कोई जरिया ना था। हार मानकर उसने जिस्म को भूखे दरिंदों के आगे डाल दिया। दलदल इतना गहरा कि वह कभी बाहर निकल ही न पाई। मजबूरन वह एक नई मालती बन गई। उसके व्यवहार और स्वभाव में हमेशा बदलाव आता चला गया। कितने ही इज्जतदार उसके आगे नतमस्तक हो गए। और तो और कुछ वर्दी वाले भी मालती के घर पर हाजिरी देने से नहीं चूकते। मजाल क्या कि कस्बे में कोई उससे उलझे या आंख डालकर बतियाए। वर्दी वाले मालती की पैरवी में आगे आते। जरूरत करने वाले को थाने ले जाने में वह कोर कसर न छोड़ती। मालती का लड़का था विजय, दुबला पतला और डरपोक। अबोध अवस्था तक घर में रहा और जब वह समझदार हुआ तो हालात से घबरा गया। प्रताड़ना और अपमान से आहत एक दिन उसने घर ही छोड़ दिया। मालती लोगों के सामने झूठे को ही आंसू बहाती रही। दरअसल मालती यही चाहती थी। खुली आज़ादी रात गहराती और मालती सज धज कर छज्जे पर बैठ जाती। ग्राहक आने लगते, एक के बाद एक। वे उस उबड़ खाबड़ उधड़ी हुई सीढ़ियों पर चपलता से चढ़ते उतरते। दिन में वे लोग कभी इस तरफ नहीं निकलते जिन्हें समाज का डर होता। किसी को
मालती देख लेती तो उसे झक मारकर बतियाना पड़ता। कौन जाने कब मालती दुखती रग पर हाथ रख दे। डर चीज ही ऐसी है, लेकिन अंधेरे में समाज की किसे परवाह। मुझे ये सब देख सुनकर उबकाई सी होने लगती। इस माहौल से उब गई थी मैं। एक दो साल बीते। विजय यदा कदा घर आने लगा। जब आता उस दिन मालती के घर की सीढ़ियां सूनी पड़ी रहती। शायद विजय ने संसार देख लिया था। उसकी बातों से मालती आपा खो देती और मारपीट पर आमादा हो जाती। विजय उसी दिन चला जाता। वह शहर में गुजारे भर का पैसा कमाने लगा था। जाते समय कभी कुछ रुपए माँ के सिरहाने रख देता। वैसे मालती को उसके रुपयों की जरूरत नहीं थी। बहुत रुपया कमा चुकी थी वह। ऐसे धंधे में नुकसान का सवाल ही नहीं था। इस तरह कई वसंत आए, कई गए, लेकिन मालती के लिए दिन, महीने, साल घाटे के साबित होने लगे। अब वह 55 की उम्र पार कर गई थी। धंधे की आंच ठंडी पड़ गई थी। शरीर थुलथुला हो गया था। चेहरे पर झुर्रियां गहरा गई थी। छोटे बड़े मालती को ताई कहकर पुकारने लगे। मालती को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। समय हालात से साक्षात्कार करा ही देता है। शायद उसे भी एहसास होने लगा था। वक्त रहते ही मालती ने कमाई का दूसरा जरिया ढूंढ लिया। लोग कहने लगे कि उस पर कोई देवी आती है। देवी सच बताती है। मुसीबतों से त्रस्त अंधविश्वासी उसके घर आते। किसी का लड़का बीमार है, किसी पर प्रेत की छाया है, तो किसी पर जादू टोना। मालती झूम झूम कर देवी को बुलाती और रास्ता बताती। मालती की बातों पर विश्वास करने वाले बहुत होते। औरत मर्द सभी तबके की आमदनी अच्छी हो जाती। दिन निकलने से लेकर देर रात तक उस पर कथित देवी सवार रहती। कमरे से धूप अगरबत्ती की महक उठ उठकर आसपास तक महसूस होती। उसका बर्ताव भी अब विरोधाभासी हो चला था। कभी कर्कश स्वर में बोलती तो कभी बड़े लाड़ प्यार से मुझसे बतियाती। मैं हैरान रह जाती। कभी कभार मालती कस्बे से बाहर चली जाती और कुछ दिनों के बाद लौटती। अब लोगों को मालती में कोई खास दिलचस्पी नहीं रह गई थी। एक दिन वह अपने साथ एक तलाकशुदा औरत को ले आई। महिमा नाम की यह औरत थी भी भला की सुंदर। नैन नक्श इतने कटीले कि बरबस नजरें खींच ले। चाल चलन उसका भी ठीक न था। मालती को उसके लिए ग्राहक ढूंढने में ज्यादा मशक्कत नहीं हुई। मालती के पुराने दिन लौट आए। दोनों की दुकान एक ही छत के नीचे चल पड़ी। अगले भाग में मालती और पिछले भाग में महिमा। निचले हिस्से में मालती ने लोहे का बड़ा सा ताला लगा दिया था। पलक झपकते ही मेरे जैसे पड़ोसियों के अशांति भरे दिन लौट आए। एक तरफ मालती की अजीबो गरीब आवाजें, दूसरी तरफ रात घिरते ही लोगों का देर रात तक आना जाना और उनकी फुसफुसाहटें। उस दिन रात भर ओस गिरती रही। मालती के घर की छत पर टिन की चादरें पड़ी थी। सुबह होते ही घर की छत से ओस बूंदों की शक्ल में नीचे गिरने लगी। मालती रोज की तरह छज्जे पर आकर बैठ गई। मैं भी नहाकर छत पर गई। हवा में ठंडक थी। सूरज पहाड़ी के ऊपर चढ़ आया था। मैं बाल काटते काटते छत की मुंडेर तक गई। सड़क पर लोग आ जा रहे थे। मैं सड़क की ओर घूमी। मेरी नज़र सड़क पर जा रहे एक लड़के पर पड़ी और उस लड़के का पीछा करने लगी। सामान्य सी बात थी, लेकिन मालती को तुरूप का पत्ता हाथ लग गया था। मालती स्वभाववश मेरी गतिविधियों पर नजर गड़ाए थी। ऐसा सुअवसर भला वह हाथ से क्यों जाने देती। मालती बिना देर किए बरस पड़ी। ब्याहता होकर शर्म नहीं आती तुझे? लड़के को ऐसे क्या घूर घूर कर देख रही है? मैं सकपका गई थी। हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। मुझे उसका इस तरह टोकना नागवार लगा। सो ऊंचे स्वर में बोली, देखना क्या जुर्म है? अरे आंखें मेरी है, जहाँ जी करे देखूंगी। तुझे क्यों आग लगती है? करारा उत्तर मिला तो मालती एक क्षण के लिए अवाक रह गई थी। उसी क्षण मालती के माथे पर बल पड़ गए। आंखें अंगारे बरसाने लगी। चकला घर खोल दे, फिर जो जी में आए कर, मुझे क्या करना? जरा जबान संभाल कर बोल पाखंडी। यहाँ तेरा चकला घर कम है क्या? तेरी तरह गिरी हुई नहीं हूँ मैं, समझी? मैंने अपनी बात कमतर न होने दी। मालती के मर्म में चोट लग गई। वह हाथ मटकाते हुए चीखी, हाँ हाँ, तू तो बड़ी सती सावित्री है। उस वक्त मेरे जी में आया कि पत्थर मारकर मालती का सिर फोड़ दूं। फिर यही सोचकर चुप हो गई कि बेकार औरत के मुंह लगने से क्या फायदा।
आकाश पर थूका मुंह पर ही आता है। मैंने यह भी सुना था कि मालती टोटके करना भी जानती है। ना जाने कब क्या उल्टा सीधा कर दे। हंसती खेलती गृहस्थी है, कहीं इस चुड़ैल की नज़र लग गई तो। मैं चुपचाप हथियार डालकर बैठ गई। मालती को कस्बे की विभिन्न गतिविधियों के रिकॉर्ड रखने में दिलचस्पी थी। इधर उधर ताका झाकी करना, दूसरों पर ताना कसना और दूसरों को बिना पूछे सीख देना, दिन भर यही करती थी वह। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। मालती के लिए ये कहावत ठीक थी। मालती बहुत समय तक बड़बड़ाती रही। मैं छत पर रह न पाई और खुले बाल लेकर ही सीढ़ियों से उतर गई। मैं मन ही मन झुंझलाती रही। महेश बड़ा हठीला था। मेरे लाख कहने पर भी उसने घर नहीं बदला। बहुत पीछे पड़ती तो यही कहता, पगला गई हो क्या? ठेकेदार भला आदमी है, कभी किराए के लिए तंग नहीं करता। फिर 1000 रुपए में 2 कमरे कौन देगा? घर भी पक्का, छत भी पक्की। घर का मालिक सरकारी ठेकेदार है जो शहर में रहता है। इस घर में 2 कमरे हैं हमारे पास। पिछले हिस्से में ठेकेदार का गोदाम है जिसमें सीमेंट, कुदाले, फावड़े, संबल आदि औजारे भरे पड़े हैं। महेश मेहनती होने के साथ ठेकेदार का विश्वास पात्र मुंशी है। मजदूरों को इकट्ठा करना, राशन खरीदना और मजदूरों को काम पर ले जाना उसकी ड्यूटी थी। मैं दिन भर अकेली रहती। सिलाई बुनाई का शौक था। पास पड़ोस से कपड़े सिलने को मिल जाते। कभी कभी मायके चली जाती। वैसे मैं अपने पति की व्यवस्था को भली भांति समझती थी, लेकिन इस औरत से पीछा कैसे छूटे, समझ से परे था। महेश ठीक ठाक कमाता, लेकिन उसे नशे की लत भी थी। जब कभी मालती दिखाई पड़ जाती तो उसे सांप सूंघ जाता। यह औरत ना होती तो यहाँ सब ठीक था। मालती को देखते ही उसके हाड़ के भीतर कपकपी होने लगती। सुबह देखो तब, शाम को देखो तब उसका ही थोबड़ा आंखों के सामने आ जाता। एक दिन मालती ने एक लड़की पर ही फफ्दी कस दी थी। वह मिनी स्कर्ट और ऊंची एड़ी की सैंडल पहने थी। उसे जाते देख मालती ने बुरा सा मुंह बनाया, हाथ के साथ आंख मटकाते हुए ऊपर से ही बोली, हाय हाय, क्या अकेली इसी को जवानी चढ़ी है? फैशन देखो तो फिल्म स्टार भी झक मारे। मालती को कौन समझाता कि जवानी में फैशन ना करे तो कब करे। उसे टोकने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता, न औरत न मर्द। औरतें क्या कहती जब मर्द चूड़ियां पहनकर बैठ गए थे। यह खंडहर जब तक आबाद था, मालती उसमें बरसों रही। मकान मनोहर नाम के व्यवसायी का था। वह आज भी मिठाई की दुकान चलाता है। नकली मिठाई के धंधे में पिछले साल सजा भी काट चुका है। उसने कई बार मालती को प्रलोभन दिया कि वह मकान ठीक कर उसे ही देगा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। किराया देना भी कई साल पहले बंद हो गया था। एक तरह से मालती का मकान पर कब्जा बरकरार रहा। मकान की हालत दयनीय होती जा रही थी। दीवारें कई जगहों से फूलकर एक ओर झुकने लगी थी और टीन की छत ने भी भीतर झांकना शुरू कर दिया था। लेकिन मालती इन सब से बेफिक्र थी। इस मकान में जो भी रहा फलता फूलता रहा। जिसने इसे बनाया, देखते ही देखते वह धनी हो गया था। जब मकान मनोहर के नाम हुआ तो उसने एक अलग कोठी खड़ी कर ली। उसने यह मकान मालती के परिवार को किराए पर दे दिया। मालती भी माला माल हो गई, लेकिन यह मकान सेठ की गलफांस बन गया था। सब कुछ होते हुए भी सेठ को हरदम पुलिस का खौफ रहता। जब वह तकाजे के लिए आता, मालती उसे खदेड़ देती और गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती, अकेली औरत हूँ इसलिए तू धमक जाता है इधर। अरे देखती हूँ कौन मर्द का बच्चा मुझसे मकान खाली करवाता है। खाली समय में मालती छज्जे पर बैठ जाती थी। आने जाने वालों को बैठे बैठे बिना पूछे नसीहतें दे डालती। कुछ लोग उसके गाली पुराण के डर से बतियाते तो कुछ देवी प्रकोप से। कभी उसकी खूबसूरती खींचती थी, लेकिन धीरे धीरे वह आंखों की किरकिरी बन गई थी। रात रात तक मालती की किलकारियाँ, कभी विद्रूप सी हंसी सुनाई देती। मालती की किलकारी से आशीष घबरा जाता। रात घिरते ही वह मेरे सीने से चिपक कर पूछने लगता, माँ ताई क्यों चिल्लाती है? मैं उसे लाड से समझाती, बेटा ताई पर देवी आई है। देवी ऐसे चिल्लाती है मम्मी? बच्चा जिज्ञासा से पूछता। मैं भला क्या समझाती, लेकिन मेरा समझदार पति अलग राय रखता। जब नशा टूटने को होता तब वो मुझे समझाता, बेवकूफ़ है तू, ऐसी बेकार औरत पर ही देवी क्यों आती है? तू तो भली औरत है, तुझ पर क्यों नहीं आती देवी? बोल। अरे धूर्त है धूर्त, एक नंबर की पाखंडी।
मैं घबरा जाती और कहती, देवी कुपित हो जाएंगी, ऐसी बात मुंह से ना निकालो। देवी ही तो बुलवाती है उससे। महेश ठठाकर हंस देता और मेरा शरीर पत्ते सा कांप जाता। आंखों में भय के बेतरतीब डोरे फैल जाते। मैं मति भ्रष्ट पति की ओर से हजारों बार देवी से हाथ जोड़कर माफी मांग चुकी थी। क्या करती, धर्म भीरू स्वभाव की जो थी। एक दिन पड़ोस की औरतों ने बताया कि कुछ लोग मालती को लेकर गुस्से में थे। कोई उसे खदेड़ने की बात कह रहा था तो कोई सामाजिक बहिष्कार करने की। तब मुझे रोज की इस चकचक शोर शराबे से छुटकारा मिलने की आशा जगी। वह अमावस की रात थी। घुप अंधेरा था। आधी रात तक मालती पर कथित देवी सवार रही। रुक रुक कर चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर सुनाई दे रही थी। इतने शोर शराबे में मैं न सो पा रही थी न आशीष, जबकि थका मांदा महेश खर्राटे ले रहा था। अगली सुबह मैंने सुना कि मालती लापता है। कई दिनों तक वापस नहीं आई। मालती को लेकर लोगों के बीच कानाफूसी होने लगी। फिर एक दिन मैंने देखा, मालती के घर के नीचे लोगों की भीड़ थी। पुलिस आई थी। ताला खोला गया। सामान यथावत था। 2 बिस्तर, पुराना टीवी, खस्ता हाल फ्रिज, टेबल फैन और एक कोने में सिंदूर पुती देवी देवताओं की तस्वीरें। रसोई के बर्तन, स्टोव सभी मौजूद थे। जो नहीं था वह थी मालती। कमरे में मारपीट के चिन्ह भी कहीं नजर नहीं आए, जिससे लगे कि मालती के साथ कुछ बुरा घटित हुआ हो। तहकीकात के बाद पुलिस चली गई। भीड़ भी धीरे धीरे खिसक गई। कुछ दिन रहने के बाद महिमा भी उस घर को छोड़कर कहीं चली गई। पुलिस को मालती का सुराग न मिला। अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई कहता मालती ने साध्वी का रूप धारण कर लिया। कोई कहता मालती ने आत्महत्या कर ली। किसी ने उसकी हत्या करके लाश नदी में डुबो दी है। जितने मुंह उतनी बातें। मालती को गुम हुए 1 साल बीत गए थे। विजय माँ को ढूंढता फिरता रहा। एक बार जब वो इधर आया तब मुझसे भी मिला। माँ के बारे में पूछा। मैंने असमर्थता जताई तो वह निराश होकर चला गया। एक दिन पुलिस थाने से उसे खबर मिली कि उसकी माँ शहर के सरकारी हॉस्पिटल में बीमार हालत में है। वह दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल गया, लेकिन वहाँ हाथ कुछ नहीं आया। खबर पुरानी थी। वो हॉस्पिटल के स्टाफ से मिला, डॉक्टरों के आगे गिड़गिड़ाया। तब कहीं जाकर रिपोर्ट निकलवाई गई। फाइलों से पता चला कि उसकी माँ एड्स नामक लाइलाज बीमारी से पीड़ित थी। अंत समय में उसके पास कोई अपना न था। आखिरकार एक दिन वो हाड़ मांस का पिंजरा छोड़ गई। उसके बाद लावारिश लाश समझकर मालती की अंत्येष्टि कर दी गई। मालती फिर कभी मकान में नहीं लौटी। दूसरों का भविष्य बताने वाली अपने भविष्य से अनभिज्ञ रही। कस्बे वाले चैन की बंसी बजाने लगे थे। कभी कभी मुझे लगता जैसे मैं किसी एकांत जगह में आ गई हूँ। उधर विजय को माँ की मौत का दुख था। जिस दिन आया तो माँ की बची खुची धरोहर को कमरे से बाहर निकालते हुए दहाड़े मार मार कर रोया। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। माँ की संवेदनहीनता भले ही विजय के साथ रही हो, किंतु कहीं ना कहीं मालती के दिल में ममता का स्थान अवश्य रहा होगा। मैं सोचती रही। विजय ने फिर कस्बे की ओर मुंह नहीं किया, जहां उसे कदम कदम पर संत्रास मिला, धुतकार मिली। ऐसे स्थान पर जाकर वह अपने जख्मों को क्यों हरा करता। समय अपनी रफ्तार से आगे दौड़ा। जुलाई के महीने में मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश की मजबूत चट्टानें खिसक गई। नदी ने मुहाने बदल दिए। और तो और वह मकान भी ढह गया जिसमें कभी मालती का बसेरा था। आज भी मकान के खंडहर को देखकर मालती की अभिशप्त कहानी मेरे जहन में सिहरन पैदा कर देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मालती खंडहर से बाहर आकर ललकार रही है उस समाज को, विधि के विधान को, जिसने एक औरत को ही इस अपराध का समूचा उत्तरदायी मानते हुए सजाए मौत मुकर्रर की और पुरुष प्रधान समाज को बाइज्जत बरी। तब मेरे दिल में मालती के लिए सहानुभूति और करुणा के भाव उभरने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।